हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अमन सिंह में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था नेशनल इनकम के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में। आज हमारा जो टॉपिक है नियोजन के बारे में, यानी कि आज हम जो पढ़ेंगे यानी कि 1990 के दौरान जब आर्थिक संकट आता है तो पीवी नरसिंहा राव ने क्या जो प्रयास किया था, उनके जो द्वारा प्रयास के बारे में देखेंगे। और फिर देखेंगे प्लानिंग के बारे में, यानी कि नियोजन क्या है, नियोजन का उद्देश्य क्या है और नियोजन कितने प्रकार का है उसके बारे में आज हम देखेंगे। यानी कि आज हमारा जो टॉपिक है नियोजन यानी कि प्लानिंग के बारे में आज पढ़ेंगे। नियोजन यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे जो नियोजन है, देखेंगे पहले नियोजन क्या है। पहले हम देखेंगे नियोजन क्या है, फिर हम देखेंगे इसके उद्देश्य के बारे में, इसके उद्देश्य के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे इसके तत्व के बारे में, फिर हम देखेंगे इसके प्रकार के बारे में, फिर हम देखेंगे भारत में नियोजन, फिर हम देखेंगे भारत में नियोजन। यानी कि सबसे पहले नियोजन पढ़ने से पहले सबसे पहले देखेंगे नियोजन क्या है, फिर इसके उद्देश्य के बारे में देखेंगे, तत्व के बारे में देखेंगे और फिर कितने प्रकार का होता है, फिर हम देखेंगे भारत में नियोजन के बारे में। यानी कि नियोजन यानी कि प्लानिंग के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नियोजन क्या है। तो नियोजन क्या है, यह देखने से पहले हम ये देखते हैं कि नियोजन जो है वो संविधान के किस सूची का विषय है। यानी कि जो नियोजन है वह किस सूची का विषय है। नियोजन किस सूची का विषय है। तो पहला अगर देखते हैं ऑप्शन, तो जैसे मान लीजिए संघ सूची, जो दूसरा है वह राज्य सूची, और जो तीसरा है वह समवर्ती सूची, और जो चौथा है पहला और दूसरा। यानी कि हम देख रहे हैं नियोजन क्या है। सबसे पहले देख रहे हैं नियोजन किस सूची का विषय है। तो जो नियोजन है वह समवर्ती सूची का विषय है। यानी कि जो नियोजन है इस पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। तो हम इसके आगे देखते हैं नियोजन क्या है। यानी कि हमारा जो टॉपिक है नियोजन क्या है। यानी कि नियोजन दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जितने भी रणनीति बनाते हैं उसको ही नियोजन कहा जाता है। यानी कि दीर्घकालीन समय में जितने भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितने भी रणनीति बनाई जाती है उसको ही नियोजन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वह एसएससी की तैयारी कर रहा है। मान लीजिए इसका पेपर अगर देखा जाए तो मान लीजिए 13 जून को है जैसे, तो यह जो व्यक्ति है वह लगभग 2 से 3 महीने पहले ही तैयारी करेगा। यानी कि इसका पेपर देखा जाए तो 13 जून को है, लेकिन यह तैयारी कर रहा है लगभग 2-3 महीने पहले से ही। तो इसी को नियोजन कहा जाता है। यानी कि दीर्घकालीन लक्ष्य को, यानी कि इसका जो लक्ष्य है वह एसएससी है। जो दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी आज से रणनीति बनाई जाती है उसको ही नियोजन कहते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा नियोजन क्या है, यानी कि कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आज से रणनीति बनाई जा रही है उसको ही नियोजन कहा जाता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा नियोजन क्या है। अब इसके आगे देखेंगे नियोजन क्यों होना चाहिए। यानी कि नियोजन जो है वह क्यों होना चाहिए। नियोजन क्यों होना नियोजन क्यों होना चाहिए। यानी कि नियोजन क्यों होना चाहिए, नियोजन की भाई क्यों जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो अर्थव्यवस्था में जो संसाधन है वह सीमित मात्रा में है। यानी कि जो संसाधन है, जितने भी संसाधन है वह एक जो संसाधन का जो आपूर्ति है, जो संसाधन का आपूर्ति है वह सीमित मात्रा में है। लेकिन अर्थव्यवस्था में अगर आवश्यकता की बात करें, अगर अर्थव्यवस्था में आवश्यकता की बात करें तो वह अनलिमिटेड है।
यानी कि अर्थव्यवस्था में जो आवश्यकता है वह अनलिमिटेड है, लेकिन जो संसाधन जो पूर्ति करने की इसके जो है वो सीमित मात्रा में है। यानी कि इसी दोनों बीच के संतुलन को, यानी कि जो आपूर्ति है और जो आवश्यकता है इसको सीमित बनाने, संतुलन बनाने के लिए नियोजन होना चाहिए। यानी कि अगर बात करें तो जो लोगों का मांग है वह तो अनलिमिटेड है, लेकिन जो अर्थव्यवस्था में जो इसको पूरा करने के लिए जो संसाधन है वह सीमित मात्रा में है। तो इसी दोनों को संतुलन में लाने के लिए ही नियोजन होना चाहिए। यानी कि जो आवश्यकता है और जो आपूर्ति है इसको संतुलन बनाने के लिए ही नियोजन होना चाहिए। तो हम इसके आगे देखते हैं नियोजन आखिर किसका उदाहरण है। जो नियोजन है वह एक समाजवादी जो नियोजन है वह समाजवादी अर्थव्यवस्था का, जो नियोजन है वह समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। यानी कि जो नियोजन है वह समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब जो संसाधन है इस पर राज्यों का नियंत्रण हो। यानी कि संसाधनों का संसाधन जो हो इस पर राज्य का नियंत्रण हो, उसे ही समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि जो नियोजन है वह एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब जो राज्यों का इस पर नियंत्रण हो। यानी कि नियोजन के बारे में राज्य अपने हिसाब से बता सकती है कि नियोजन किस प्रकार से हमें करना है। अगर बात करें, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ तब जो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वह एक समाजवादी वैज्ञानिक थे। यानी कि समाजवादी उनका जो विचार था वह समाजवादी था। यानी कि जो पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो उनका जो विचार था वह समाजवादी था, जो समाजवादी था वह वैज्ञानिक समाजवादी, इनका जो विचार था वह वैज्ञानिक समाजवादी का था। इन्होंने सबसे पहले भारत में जो नियोजन है उसको लाने का प्रयास किया था। यानी कि हम लोगों ने देखा नियोजन जो है वह समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब इस पर जो संसाधन हो उस पर राज्यों का नियंत्रण हो। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वह एक समाजवादी वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले भारत में नियोजन की बात की थी। अब हम इसके आगे देखते हैं, यानी कि अब हम इसके आगे देखते हैं कि बाजारवाद के दौर में नियोजन की जो प्रासंगिकता है वह क्या है। अगर पूछा जाए कि फिलहाल जो बाजारवाद के दौर में नियोजन की प्रासंगिकता क्या है, यानी कि नियोजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर यह पूछा जाए कि बाजारवाद के दौर में नियोजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर इसकी विवाद की बात की जाए तो सबसे पहले 1991 में इस पर विवाद हुआ था। यानी कि 1991 में इस पर विवाद हुआ था कि बाजारवाद के दौर में, यानी कि जो सभी चीज़ें हैं वो सरकार जो निजी क्षेत्र में आ रही है, तो क्या ज़रूरत है बाजारवाद के दौर में नियोजन की। यानी कि 1990 के पहले जो नियोजन था, यानी कि इसमें जो सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन 1991 के बाद इसमें जो है वह बाजार का, यानी जो निजी क्षेत्र है उसका हस्तक्षेप, यानी निजी क्षेत्र को अगर हम हवाले कर रहे हैं तो नियोजन की इसमें क्या ज़रूरत है। यानी कि 1990 की अगर बात की जाए, 1990 से पहले तो इसमें सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा था। यानी कि जो वितरण होता था वो सरकार का माध्यम से अधिकतर होता था। लेकिन 1991 के बाद अगर अगर बाजार को हम निजी क्षेत्र के हवाले कर रहे हैं तो इसमें जो है वह नियोजन की ज़रूरत यानी प्रासंगिकता क्या है। तो 1991 की बात की जाए तो इसी समय नई आर्थिक नीति
नई आर्थिक नीति को अपनाया गया था, यानी कि एलपीजी को अपनाया गया था, यानी कि उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया था। यानी कि जब विवाद 1991 में विवाद इस बात की होती है कि बाजारवाद के दौर में नियोजन की क्या ज़रूरत है। अगर बात की जाए तो 1991 के समय ही नई आर्थिक नीति को अपनाया गया था, और यानी कि इसको 60 शब्द में देखें तो एलपीजी को अपनाया गया था, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी कि सभी चीज़ें जो थी वह बाजार के हवाले की जा रही थी। तो यहाँ पर विवाद इस बात का उठाता है, यहाँ पर इस बात का विवाद उठता है कि हमको नियोजन की आखिर क्यों ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम बात करें, पहले पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, जैसे यानी कि सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं कि योजना अवकाश कितने वर्षों का था, यानी कि पूरे पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने वर्षों का योजना अवकाश था। योजना अवकाश मतलब हॉलीडे, यानी कि जो पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने का मतलब कितने समय का अवकाश किया गया था। तो इसकी बात करें, यानी कि योजना अवकाश की, योजना अवकाश की बात करें तो पंचवर्षीय योजना के दौरान 6 वर्षों का योजना अवकाश हुआ था। 6 वर्षों में अगर बात करें तो जो पहला योजना अवकाश हुआ था वह 1962 से लगभग 3, यानी कि यहाँ पर 3 वर्षों का योजना अवकाश था 1962 से, यानी कि भारत चीन युद्ध, भारत जब पाकिस्तान युद्ध होता है उस समय का 3 वर्ष का योजना अवकाश था। और जो दूसरा था वह 1977-78 के दौरान, यानी जनता पार्टी की जब सरकार बनती है तब का था। और जो तीसरा था यानी कि इसी समय का था 1990 से 91 और 91 से 92। यानी कि योजना अवकाश की बात करें तो 6 वर्षों का था, यहाँ पर 3 वर्षों का था, यहाँ पर 1 वर्षों का था, और यहाँ पर लगभग 2 वर्ष का योजना अवकाश था। तो हम लोगों ने इसके बारे में देख रहे हैं, यानी कि 1991-92 के दौरान जो तीसरा योजना अवकाश था वह था 1990 से 91, और जो यानी कि 91 से 92, यह लगभग 2 वर्षों का यहाँ पर योजना अवकाश होता है। यहाँ पर जब योजना अवकाश का कारण की बात करेगा तो यहाँ पर योजना अवकाश कारण था कि यहाँ पर आर्थिक संकट के कारण योजना अवकाश लाया गया था। जो आर्थिक संकट था वह था विदेशी विनिमय का आर्थिक संकट था। यहाँ पर जो आर्थिक संकट था वह विदेशी विनिमय का आर्थिक संकट था। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर एलपीजी को अपनाया गया था, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को अपनाया गया था। तो इसी बीच इसी समय यहाँ पर विवाद स्टार्ट होता है कि बाजारवाद के दौर में जो नियोजन है उसको हमको लेना चाहिए, यानी कि क्या प्रासंगिकता है इसके बारे में, नियोजन के बारे में, कि बाजारवाद के दौर में नियोजन कितना जरूरी है। यह इसी समय इसी संकट के बीच यह विवाद स्टार्ट होता है। अगर बात करेगा एलपीजी की, यानी कि अगर एलपीजी का अगर उदारीकरण का जनक देखा जाए तो वह थे पीवी नरसिंहा, क्योंकि यह इसी समय भारत के पीएम थे, इसीलिए पीवी नरसिंहा को एलपीजी का उदारीकरण का जनक माना जाता है। तो हम लोगों ने देखा जो तीसरा योजना अवकाश होता है वह 1990, 91, 92 के दौरान होता है, यानी कि इसी समय यह विवाद स्टार्ट होता है कि जो नियोजन है उसको बाजारवाद के दौर में वह कितना ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि जो 5 ईयर जो प्लान थी, यानी जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो एलपीजी के अपनाने के कारण ही यह शुरू होना था 1990 में, लेकिन यह शुरू हुआ 1992 में।
यानी कि इसी वजह से एलपीजी को अपनाने के कारण यह जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वह 1990 में शुरू होना था, लेकिन इसको 1992 में शुरू किया गया। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वह पहली सांकेतिक योजना थी। सांकेतिक योजना मतलब कि इसमें जो सरकार है वह मार्गदर्शन या सलाहकार के रूप में काम करे और जो निजी क्षेत्र है, जो बाजार है, वह वितरण का काम करे। यानी कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है वह पहली सांकेतिक योजना थी। तो सांकेतिक योजना है, इसके बारे में आगे हम देखेंगे। तो हम लोग देख रहे थे यानी कि 1990-91 के दौरान यह बहस स्टार्ट होती है कि इस समय जो है बाजारवाद के दौर में नियोजन की प्रासंगिकता क्या है। तो इस समय के जो प्रधानमंत्री थे पीवी सिंह नरसिम्हा राव, इसका जवाब वही देंगे, यानी कि इन्होंने ही जवाब दिया। इन्होंने जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है इसके दृष्टिकोण पत्र पर, यानी कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है इसके दृष्टिकोण पत्र पर इन्होंने कहा, यानी कि इन्होंने पीवी सिंह नरसिम्हा राव ने बताया कि जो 1990 से पहले अगर 1990 से पहले अगर नियोजन की बात करें तो इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन 1990 के बाद की जाए, 1990 के बाद तो नियोजन की जो प्रासंगिकता है और ही ज़्यादा बढ़ गई है। यानी कि नियोजन होना चाहिए, इन्होंने यह कहा था। इन्होंने बताया कि 1990 से पहले नियोजन की ज़रूरत नहीं थी हम लोगों को, लेकिन 1990 के बाद अगर देखा जाए तो इसकी ज़रूरत और ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो उन्होंने पूछा गया कि ऐसा क्यों कि नियोजन की आवश्यकता और ही ज़्यादा बढ़ गई। तो इन्होंने जो बताया था असल में उसके बारे में देखते हैं उन्होंने क्या बताया था। यानी कि हम लोगों ने देखा 1990-92 के दौरान जब योजना अवकाश होती है, जब आर्थिक संकट आता है, तो पीवी सिंह नरसिम्हा राव ने जब इनसे पूछा गया कि नियोजन की ज़रूरत इस समय की क्या है, तो उन्होंने बताया था कि पहले 1990 से पहले जितने ज़रूरत नियोजन की नहीं थी, यानी कि 1990 के बाद यानी कि जो जितने भी सामान है इसको हम बाजार के अगर हवाले कर रहे हैं तो इसकी जो प्रासंगिकता है वो और ही ज़्यादा बढ़ गई है। यानी कि नियोजन की प्रासंगिकता जो है वो और महत्वपूर्ण है, इसको पूरी तरह से होना चाहिए। जो 1990 से पहले अगर नहीं था, कम था, तो इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। यानी कि 1990 से पहले उतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन इसकी प्रासंगिकता और ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया, जैसे मान लीजिए उन्होंने बताया था कि जैसे बाजार है, तो बाजार का काम क्या है? बाजार का काम है अगर लोग मांग करेंगे बाजार में, अगर बाजार में लोग मांग करेंगे तो बाजार इसको आपूर्ति यानी पूरा करेगा। यह जो कथन दिया था यह पीवी सिंह नरसिम्हा राव ने इसी माध्यम से बताया था। यानी कि उन्होंने बताया था कि जैसे बाजार है, बाजार का काम है वह लोग अगर मांग करेंगे तो बाजार इसको पूरा करेगा। लेकिन इन्होंने बताया कि जो भारत देश है यहाँ पर लोगों की आवश्यकता है, यानी कि वस्तु की, यानी कि भारत देश जो है वह यहाँ पर लोगों की आवश्यकता है, क्रय शक्ति की अवस्था है। तो हमको क्या है, हमको आवश्यकता और आपूर्ति में संतुलन लाना है। हमको जो लोगों की आवश्यकता है उस समय और आपूर्ति में हमको संतुलन लाना है। और बाजार का काम क्या है, वह मांग और आपूर्ति को पूरा करता है। यानी कि यह जो है यह इसमें संतुलन का काम करती है। लेकिन इन्होंने बताया कि हमको आवश्यकता और आपूर्ति के बीच में संतुलन लाना है। अगर मांग की बात करें तो मांग बराबर, यह इन दोनों में अंतर की अगर बात करें, मांग में क्या अंतर है और आवश्यकता में क्या अंतर है, तो मांग बराबर होता है आवश्यकता प्लस क्रय शक्ति। यानी कि मांग बराबर आवश्यकता प्लस क्रय शक्ति होता है। तो अगर इस दोनों में बात की जाए, तो इस दोनों में अगर अंतर की बात की जाए तो इसमें क्रय शक्ति क्षमता का अंतर है।
यानी कि लोगों की आवश्यकता तो है लेकिन वह मांग नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास क्रय शक्ति क्षमता नहीं है। तो इन्होंने बताया था कि अगर हम बाजार को अगर बाजारवाद के दौर में अगर नियोजन को हम बाजारवाद के हवाले कर देते हैं तो जो जितने भी जिसके पास क्रय शक्ति क्षमता है उनकी ही अर्थव्यवस्था हो जाएगी, यानी कि जिसके पास क्रय शक्ति क्षमता नहीं है वह बाजारवाद के दौर से वह बाहर हो जाएंगे क्योंकि इनके पास क्रय शक्ति क्षमता नहीं है। तो इन्होंने यही बात बताया था। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति कहीं जा रहे हैं और दोनों व्यक्ति स्टेशन पर उतरते हैं। एक के पास पैसा है, एक के पास पैसा नहीं है और दोनों को प्यास लगी है। तो एक व्यक्ति जो है वह दुकान पर जाता है और पानी की बोतल खरीदता है और पीता है, और जो दूसरा व्यक्ति है उसको प्यास लगी है लेकिन वह दुकान के पास नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास क्रय शक्ति क्षमता नहीं है। भले ही उसके पास आवश्यकता है उस चीज़ की, यानी कि पानी की उसकी आवश्यकता है लेकिन वह मांग नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास क्रय शक्ति क्षमता नहीं है। तो पीवी सिंह नरसिंह राव ने यही बताया था कि अगर हम बाजारवाद के हवाले कर देते हैं तो जिनके पास क्रय शक्ति क्षमता नहीं है वह तो बाजार से वह यानी अर्थव्यवस्था से वह तो बाहर हो जाएंगे, और अर्थव्यवस्था जो होगा जिसके पास क्रय शक्ति क्षमता होगा उसकी ही पूरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। यानी कि जो जिसके पास अर्थव्यवस्था, अगर हम इसको हवाले कर देते हैं तो अर्थव्यवस्था में यानी कि जिसके पास क्रय शक्ति क्षमता नहीं है वह भारत से यानी कि अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाएंगे, यानी कि इनको लात मारकर बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि बाजार में उन्हीं लोगों को पूछा जाएगा जिसके पास क्रय शक्ति क्षमता होगा, यानी कि जो लोग मांग करेंगे उसको ही आपूर्ति होगा, और मांग वही करेगा जिसके पास क्रय शक्ति क्षमता नहीं होगा, जिसके पास क्रय शक्ति क्षमता होगा। भले ही इसके पास यानी कि जो व्यक्ति है इसके पास पानी की आवश्यकता है लेकिन यह मांग नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास क्रय शक्ति क्षमता नहीं है। तो इन्होंने बताया था कि जो आवश्यकता है और जो आपूर्ति है इसमें हमको संतुलन का काम करना है। अगर भारत में देखा जाए तो भारत में कुपोषण भी है, खाद्य का जो सामग्री है उसकी समस्या है और गरीबी की समस्या भी है। तो अगर हम भारत जो है उसको अगर हम बाजार नियोजन जो है उसको अगर हम बाजारवाद के हवाले कर देते हैं तो जिसके पास क्रय शक्ति क्षमता नहीं है वह तो पूरी तरह से नीचे आ जाएगी। यानी कि तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट जो बताती है कि आज भी लगभग गांव में 21 से 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। अगर विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक भी बताती है कि अगर हम बाजार के हवाले कर देते हैं तो लगभग आधी से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगी। तो यह एक कल्याणकारी राज्य के गाल पर तमाचा के समान होगा कि उसकी आधी आबादी जो है वह गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। तो पीवी सिंह नरसिंह राव ने यही बात बताया था, यानी कि उन्होंने बताया था कि अगर हम बाजार के हवाले कर देते हैं तो जो लोग हैं यानी जिसके पास क्रय शक्ति क्षमता नहीं है उसका क्या होगा, वो तो अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाएंगे। तो इन्होंने बताया था कि अगर जिसको भी जैसे बाजार में जिसको भी गेहूं नहीं मिलेगा तो उसको हम पीडीएफ की दुकान से गेहूं दिया जाएगा। जिसको बाजार में नौकरी नहीं मिलेगी उसको मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा। जो व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा उसके लिए सरकारी स्कूल की व्यवस्था दी जाएगी। जो व्यक्ति है वो प्राइवेट गाड़ी नहीं कर पाएगा उसके लिए सरकारी ट्रेन चलाई जाएगी। यानी कि जो पीवी नरसिंह राव थे इसी के बारे में बताया था कि जो आवश्यकता है और आपूर्ति इसको बीच में हमको संतुलन का काम करनी है। यानी कि अगर बाजार आधारित की अगर बात करें तो बाजार आधारित जो है वह इस बात का सबूत है कि जो बाजार आधारित अगर कोई देश में बाजार आधारित व्यवस्था है तो वहाँ पर जो गरीब है वह और अधिक गरीब ही हुआ है और जो अमीर है वह और अधिक अमीर ही हुआ है। यानी कि बाजार आधारित की अगर बात करें तो बाजार आधारित में जो गरीब है वो और ही ज़्यादा गरीब हुआ है और जो अमीर है वो और ही ज़्यादा अमीर हुआ है। अगर गरीबों के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं किया जाएगा तो इनका जो अस्तित्व है वह संकट में आ जाएगा, और वह संकट में आ जाएगा जिसके कारण वह विद्रोह स्टार्ट कर देगा, और एक दिन यही विद्रोह सशक्त विद्रोह बन जाएगा
वो आगे चलकर नक्सलवादी भी बन सकता है। अगर नक्सलवादी की बात करें तो हम लोगों ने पहले भी कभी पढ़ा होगा, जो नक्सलवादी है वो अधिकतर जो बनते हैं वह आर्थिक, उनका जो प्रमुख कारण होता है वह आर्थिक विषमता ही होता है। यानी कि हम लोगों ने देखा कि अगर गरीबों के लिए अलग से व्यवस्था नहीं किया जाएगा तो उनका जो अस्तित्व है वह खतरे में आ जाएगा, यानी कि वह हाशिए पर आ जाएंगे, और जब भूखे मरेंगे तो वह सरकार के प्रति विरोध स्टार्ट कर देंगे। यानी कि जब विरोध स्टार्ट करेंगे तो उनका जो विद्रोह होगा एक दिन सशक्त विद्रोह में बदल जाएगा, और यही जो व्यक्ति होंगे वह नक्सलवादी बन जाएंगे। हम लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो नक्सलवादी होते हैं वो उनका जो बनने का प्रमुख कारण है वह आर्थिक विषमता भी होता है। आर्थिक विषमता भी के कारण भी अधिकतर जो है वह नक्सलवादी बनते हैं। यह चीज़ें स्टार्ट कहाँ से होती है, यानी कि यह सभी चीज़ें आर्थिक प्रणाली से ही स्टार्ट होती है, यानी कि वितरण के ही माध्यम से, आर्थिक प्रणाली से ही स्टार्ट होती है। तो इन्होंने बस यही बात बताया था कि आज की दौर में अगर देखा जाए तो नियोजन जो है वो पहले की अपेक्षा और ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। अगर देखा जाए तो जैसे कोविड-19 है, तो कोविड-19 कोरोना के दौर में जैसे महामारी में जैसे जो बाज़ार है वो अपने हाथ खड़ा कर दी है, लेकिन वही जो समाज है, वही सरकार है, वो हमारे लिए मदद का काम कर रही है। तो बस इन्होंने यही बात बताया था कि जो नियोजन है वो पहले से ज़्यादा प्रासंगिकता हो गई है, यानी कि पहले से ज़्यादा उसकी और ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। इन्होंने बताया था कि जो लोगों की आवश्यकता है और जो आपूर्ति है उसके बीच में संतुलन का हमें काम करनी है। तो हम लोगों ने देखा नियोजन के प्रासंगिकता के बारे में, अब आगे देखेंगे नियोजन के प्रकार के बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।